विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका भित्ति। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका भित्ति की संरचना और उसके कार्य के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर की थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट है ये, जिसमें हम कोशिका के भिन्न अंग इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका भित्ति की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोशिका भित्ति मूल रूप से सेलुलोज के द्वारा निर्मित होती है और सेलुलोज एक बहुलक है जो ग्लूकोज के अणुओं से, ग्लूकोज के एकलक से मिलकर बना होता है। यानी डी ग्लूकोज के लगभग 8000 से 20000, 15-20 हजार के अणु मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। तो जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है कोशिका भित्ति की, उसमें ग्लूकोज के अणु मिलकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलकर श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ये 100 श्रृंखलाएं, 100 सीरीज मिलकर एक मिशेल का निर्माण करेंगे और ये 20 मिशेल मिलकर सूक्ष्म तंतु माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। और ये माइक्रोफाइब्रिल सूक्ष्म तंतु ही कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाइयां होते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ये लगभग 250 के आसपास मिलकर तंतु फाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं, जो कोशिका भित्ति निर्मित करते हैं। क्योंकि ग्लूकोज के द्वारा ही सेलुलोज का निर्माण होता है, इस कारण से पादपों में, वैसे तो सजीवों में ग्लूकोज का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पादप कोशिका भित्ति में भी ग्लूकोज एक तरीके से मूलभूत आधारीय जो पदार्थ होता है वह होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है कोशिका भित्ति पर स्थूलन, थिकनिंग ऑन सेल वॉल। कई बार जब कोशिका भित्ति संपूर्ण आकार, अपनी आकृति ग्रहण कर लेती है तो उसके ऊपर कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए उन पदार्थों का जमना ही स्थूलन या थिकनिंग कहलाता है। जैसे लिग्निन एक पदार्थ होता है जो कोशिका भित्ति पर सामान्यतया पाया जाता है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव लिग्निन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि लिग्निन ही जमा हो, अन्य पदार्थ भी जमा हो सकते हैं। उनके बारे में भी हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। ज्यादातर जो लिग्निन होता है वह संवहन या दृढ़ता प्रदान करने वाली कोशिकाओं के ऊपर जमा होता है। जैसे वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं या दृढ़ोतक हैं, इनके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है। अब लिग्निन का जो जमाव होता है विद्यार्थियों, वो संपूर्ण रूप से एकसार नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार से होता है, जिस कारण से अनेक आकृतियां बन जाती हैं। जैसे वलयाकार है, सर्पिलाकार है। कोशिका भित्ति पर जब लिग्निन वलय रूप से या सर्पिल रूप से व्यवस्थित हो जाता है तो वो वलयाकार या सर्पिलाकार आकृति निर्मित करता है। जैसे जो प्रोटोजाइलम है, उसकी वाहिका और वाहिनिकाओं में जो लिग्निन है वह कोशिका भित्ति पर वलयाकार रूप से या सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका भित्ति, इसमें इस प्रकार से लिग्निन के वलय पाए जाते हैं। तो यह वलयाकार लिग्निन का निक्षेपण या सर्कुलर थिकनिंग होगी या इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यह सर्पिलाकार या स्पाइरल थिकनिंग होगी। इसी प्रकार से सीढ़ी नुमा जमाव हो सकता है, एक सीढ़ी के तौर पर, जैसे सीढ़ी होती है इस प्रकार से, यह सीढ़ी नुमा जिसको कहेंगे जमाव होगा, थिकनिंग होगी, स्थूलन होगा, या जाली का रूप में हो सकता है इस प्रकार से। तो ये कोशिका भित्ति के ऊपर अन्य पदार्थों के जमने का एक तरीके से पैटर्न है और ये एक साथ एक परत के रूप में नहीं जमा होकर अनेक प्रकार के पैटर्न में जमा होता है। इसी प्रकार से है गर्त में
स्थूलन या जो इसको कहते हैं पिट शेप में जो थिकनिंग होती है। विद्यार्थियों, कई बार कोशिका भित्ति के ऊपर जो लिग्निन या अन्य पदार्थों का जमाव है वह एक परत के रूप में तो हो जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे स्थान छोड़ देता है जहां पर उसका जमाव नहीं होता है, और ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? गर्त कहलाते हैं, पिट्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोशिका भित्ति है और इसमें पूरी में हो गया, लेकिन इन स्थानों पर कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ, तो यह स्थल क्या कहलाएंगे? गर्त कहलाएंगे, पिट्स कहलाएंगे। विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे कि जो गर्त होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, साधारण गर्त सिंपल पिट्स और परिवेशित गर्त बॉर्डर पिट्स। ये कई बार आप अध्ययन करोगे, साधारण गर्त या सिंपल पिट्स और परिवेशित गर्त या बॉर्डर पिट। देखो, साधारण गर्त जो होते हैं वह मृदुतक यानी जीवित कोशिकाओं में, मृदुतक हुआ, स्थूल कोणों तक हुआ, उनमें पाए जाएंगे, जबकि परिवेशित गर्त जो बॉर्डर पिट होते हैं वो मृत कोशिकाओं में, जैसे वाहिका है, वाहिनिका है, इनमें पाए जाते हैं। जैसे ये सरल गर्त है, ये परिवेशित गर्त है। हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि गर्त का कार्य क्या होता है। गर्त कोशिका भित्ति में पदार्थों के विसरण में सहायता करते हैं। इनके माध्यम से अनेक पदार्थ कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में विस्तृत होते हैं। अब हम इनकी संरचना देखते हैं विद्यार्थियों। यह आपके सामने एक सरल गर्त है। सरल गर्त में संपूर्ण गर्त का जो व्यास होता है नीचे से ऊपर तक वह समान होता है। इस गर्त का यहाँ भी व्यास समान है और इस स्थान पर भी व्यास उतना ही है जितना यहाँ पर है। इसलिए इनको सरल गर्त या सिंपल पिट्स कहते हैं। गर्त को मध्य पटलिका अलग करती है। मध्य पटलिका दोनों गर्त के बीच में पाई जाती है, क्योंकि गर्त जो होते हैं वो युग्म में, पेयर्स में पाए जाते हैं। दो गर्तों को कौन अलग करती है? मध्य पटलिका अलग करती है, इसलिए मध्य पटलिका को गर्त कला कहते हैं। विद्यार्थियों, सरल या सिंपल जो पिट्स होंगे उनमें गर्त का व्यास एक समान होगा। मध्य पटलिका और प्राथमिक भित्ति ही उपस्थित होगी। मध्य पटलिका इन दोनों को अलग करती है, इसलिए इसे गर्त कला कहते हैं। लेकिन जो परिवेशित गर्त होंगे उनमें गर्त का व्यास एक समान नहीं होता है। जैसे जैसे हम गहराई में चलेंगे उसका व्यास बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर इसका व्यास अधिक है, जबकि यहाँ पर इसका व्यास कम है। इस प्रकार से परिवेशित गर्त बॉर्डर पिट में एक परिवेश का निर्माण होता है, इसलिए इसे बॉर्डर का निर्माण होता है, इसलिए इसे परिवेशित गर्त कहते हैं। विद्यार्थियों, जो परिवेशित गर्त की मध्य पटलिका जो होती है या जो गर्त कला होती है वह थोड़ी फूली हुई होती है और इसे टोरस कहते हैं। यह जब विसरण होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो कई बार एक तरफ चली जाती है और उस कारण से यह विसरण को नियंत्रित करती है। परिवेशित गर्त अंडाकार या गोलाकार इस प्रकार के भी हो सकते हैं। यहाँ व्यास अधिक है जबकि यहाँ व्यास कम है। तो इस प्रकार जब एक परिवेश का निर्माण हो जाता है तो उसे परिवेशित गर्त कहते हैं। अब आते हैं कोशिका भित्ति में कुछ रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले लिग्निन भवन, यानी जब कोशिका भित्ति के ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है तो उसे लिग्निन भवन कहते हैं। विद्यार्थी, लिग्निन जल के प्रति अपारगम्य होता है, यानी उन कोशिकाओं में जिनमें कोशिका को दृढ़ता प्रदान करनी होती है, कोशिका भित्ति के ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है, जैसे वाहिका, वाहिनिका, दृढ़ोतक, इनमें सुबेरिन। जब कोशिका भित्ति के ऊपर सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो उसे सुबेरिनी भवन कहते हैं।
जैसे हमने कल भी चर्चा की कि कॉर्क जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर सुबेरिन का जमाव हो जाता है। क्यूटिली भवन, क्यूटिन एक पॉलीसेकेराइड है, एक वसीय पदार्थ है, सॉरी, और यह पादप के वायवीय भागों पर जैसे पत्तियों पर, तने पर, उन पर पाया जाता है और यह वाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य करता है। क्यूटीन से जो परत निर्मित होगी उसको क्यूटिकल कहेंगे। क्यूटीन से निर्मित परत क्यूटिकल कहलाएगी। यह वाष्पोत्सर्जन रोकने का कार्य करती है। यह वायवीय भागों पर पाया जाएगा। श्लेष्म निर्माण, विद्यार्थियों आपने देखा होगा भिंडी या गुड़हल या गवार पाठे में एक लसलसा पदार्थ पाया जाता है। वह असल में सेलुलोज के द्वारा ही या सेलुलोज का ही रूपांतरण होता है। इन पादपों में जो सेलुलोज होता है वह अपघटित हो जाता है और जल को अवशोषित करके जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे श्लेष्म या म्यूसिलेज कहते हैं, जो गुड़हल में, एलोवेरा यानी गवार पाठा में, भिंडी में आप देख सकते हैं। कई बार सेलुलोज का निक्षेपण हो जाता है। मूल रूप से तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जब सेलुलोज का जमाव भी हो जाता है तो उसे सेलुलोज का निक्षेपण कहते हैं। जैसे कपास के रेशे सेलुलोज के बने होते हैं। इसी प्रकार से कोशिका भित्ति में कई बार खनिजों का भी जमाव हो जाता है। जैसे सिलिका होती है, घास, फूल के जो पादप हैं उनकी पत्तियों में सिलिका का जमाव होता है। इसको आप आसानी से इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे बाजरे या जवार या जो खेत के किनारे उगते हैं अपने झुंडे, उनकी जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो कई बार हमारे हाथ कट जाते हैं। वो किस कारण से होता है? क्योंकि कोशिका भित्ति में सिलिका का जमाव उनमें पाया जाता है। तो ये कुछ रासायनिक परिवर्तन थे विद्यार्थियों कोशिका भित्ति में जो होते हैं। इसके बाद बात आती है गुहिकाएं। जब कोशिकाएं नई होती हैं, अपरिपक्व होती हैं विद्यार्थियों, तो उनमें आपस में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल पास पास रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो परिपक्व होने लग जाती हैं तो उनमें अंतराकोशिकीय स्थान निर्मित हो जाते हैं और इन अंतराकोशिकीय स्थानों के कारण ही कुछ विशेष स्थान निर्मित हो जाते हैं जिन्हें गुहिकाएं कहते हैं, कैविटीज कहते हैं। गुहिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। व्युत्तिजात यानी साइजोजीनस, लयजात यानी लाइसिजीनस और वियुक्त लयजात साइजोलाइसिजीनस। व्युत्तिजात यानी साइजोजीनस गुहिकाएं जो होंगी विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कोशिकाओं के वियुक्त होने से उत्पन्न होती है। जब कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं और उनके बीच कैविटी या गुहिका निर्मित होती है तो उसे व्युत्तिजात गुहा, साइजोजीनस गुहा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाइलस में पाई जाने वाली रेजीन जो नलिकाएं हैं, रेजीन नाल हैं, वो व्युत्तिजात गुहाएं हैं। इसी प्रकार से नींबू में जो तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं वो लयजात गुहिका का उदाहरण है। लयजात गुहिकाएं कब बनती हैं? जब कोशिकाओं का लयन हो जाता है, कोशिकाएं आसपास की कोशिकाएं नष्ट होकर और फिर गुहिका का निर्माण करती हैं तो उसे लयजात गुहिका कहते हैं। और जब ये दोनों ही, कुछ तो आसपास की कोशिकाएं अलग हो जाएं और कुछ आसपास की कोशिकाएं नष्ट हो जाएं तो उसे व्युत्ति लयजात साइजोलाइसिजीनस गुहिका कहते हैं। विद्यार्थियों, ये कोशिका भित्ति के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन में सहायक है और यह अंतः शोषण, क्योंकि यह कोलाइडी प्रकृति की होती है तो जल का अंतः शोषण करती है, जिस कारण से जो बीज होते हैं उनके अंकुरण में सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।